हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया। आपको मैंने सीए फाइनल हमारा लॉ चल रहा है और ऑडिट भी चल रहा है। लॉ में हमने पामला एक्ट कर लिया, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन कर लिया। जब मैंने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन आपको करवाया है तब मैंने टेस्ट की अनाउंसमेंट की है विद सैबी एक्ट, जो हमारे सिक्योरिटी लॉ का है। तो आज हम सैबी एक्ट डिस्कस करने वाले हैं आपसे, तो ध्यान से देखिएगा। सैबी एक्ट क्या है, पहले मैं आपको हायरार्की बता दूँ। होता क्या था, क्या था नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आ गई हमारी सैबी, सैबी के नीचे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के नीचे लिस्टेड कंपनीज। तो ये थी हमारी हायरार्की, सेंट्रल गवर्नमेंट देन सैबी, सैबी देन स्टॉक एक्सचेंज, फिर लिस्टेड कंपनीज। मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनीज को रेगुलेट करेगा, सैबी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करेगा और सैबी को सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशन बताता था वो सीकर एक्ट बताता था, जो हमारे सिलेबस से अब डिलीट हो चुका है। और सैबी कौन बन सकता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कितने मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स का टेन्योर क्या है, सैबी कैसे रेगुलेट करता है, सैबी की पावर्स क्या हैं, तो वो बताता है सैबी एक्ट, जो हम अब करेंगे 1992। तो चलते हैं सैबी एक्ट की तरफ। सबसे पहले कुछ इसमें सेक्शंस अगर आपको याद होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो इतना ज़रूरी नहीं है, आपको कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले सैबी की मेन इन्फॉर्मेशन है, मतलब सैबी के बारे में बताया हुआ है। तो सेक्शन 3 बताता है सैबी कौन बन सकता है। तो सैबी कौन बन सकता है, तो इन्होंने बताया कि एक बॉडी कॉर्पोरेट जिसकी कॉमन सील और परपेचुअल सक्सेशन होगी, मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन है सैबी, जो अपने नाम पे प्रॉपर्टी एक्वायर होल्ड कर सकती है, जो किसी को भी स्यू कर सकता है, उसे भी कोई स्यू कर सकता है, जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है और बाकी बोर्ड डिफरेंट प्लेसेस पे है इंडिया के। तो ये हमारी है सैबी, एक आर्टिफिशियल पर्सन। सैबी की कंपोजिशन क्या है, तो कंपोजिशन हमें बताई गई, एक चेयरमैन, एक आरबीआई से अपॉइंटेड होता है बंदा, दो एमसीए के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के, और 5 अदर मेंबर्स होते हैं जिसमें से 3 होल टाइम होने चाहिए। तो टोटल 9 हो गए हमारे, एक चेयरमैन, एक आरबीआई से, 2 एमसीए से और 5 मेंबर जिसमें से 3 होल टाइम होने चाहिए। फिर उसके बाद चेयरमैन और जो होल टाइम मेंबर्स हैं उनका टेन्योर क्या रहेगा, 5 ईयर्स और 65 ईयर ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। अगर किसी को टर्मिनेट करना है तो 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, अदरवाइज 3 महीने की सैलरी पे ऑफ करनी पड़ेगी। रिमूवल के ग्राउंड क्या होंगे, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, कन्विक्टेड, अब्यूसिव पोजीशन, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे के हम रिमूव करेंगे। फिर उसके बाद मीटिंग जितनी मर्जी हो सकती हैं, अगर चेयरमैन प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग में किसी भी मेंबर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया जाएगा, प्रिजाइडिंग मेंबर उस मीटिंग का चेयरमैन। और अगर इनमें जो इक्वालिटी हो जाती है वोट्स में तो चेयरमैन का कास्टिंग वोट लेंगे, मतलब कि एक चेयरमैन का वोट करके वो रेजोल्यूशन पास होगा। तो ये है मीटिंग के बारे में। फिर उसके बाद मीटिंग में कौन अटेंड नहीं कर सकता, जिसका प्रिक्यूनरी रिलेशनशिप है और जो डायरेक्टर भी है कंपनी का, तो वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। फिर उसके बाद सेम जो आप डायरेक्टर में भी पढ़ते हैं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर में भी, अगर अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव है तो एक्शन स्टिल वैलिड रहेंगे। तो इनमें से किसी भी मेंबर्स की अगर अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव है तो एक्शन स्टिल वैलिड रहेंगे। तो अभी तक हमने सैबी में क्या क्या पढ़ा। सैबी कौन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सैम्पी की कंपोजिशन क्या है, 9 मेंबर्स की। उनकी टेन्योर क्या है, 5 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। टर्मिनेट करना है, 3 महीने की सैलरी दे दो भाई, या 3 महीने का नोटिस दे दो। फिर उसके बाद रिमूवल के ग्राउंड क्या है, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, कन्विक्टेड, अब्यूसिव पोजीशन और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे के हम रिमूव करेंगे। सेक्शन 7 कहता है कि मीटिंग कितनी कर सकते हैं और चेयरमैन जो है उसका कास्टिंग वोट रहेगा। फिर उसके बाद 7A रहता है हमारा कि मीटिंग में पार्टिसिपेट जो है वो जिनका इंटरेस्ट है वो नहीं कर सकते। फिर उसके बाद लास्ट में एक्शन स्टिल वैलिड रहेंगे अगर अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव है तो। ये था हमारा सैबी के बारे में, सैबी और सैबी के मेंबर्स के बारे में। क्लियर है यहाँ तक आप सबको। अब आते हैं हम पावर्स। सैबी की पावर्स क्या है, जो 11 सेक्शन में है। तो सैबी को सिविल कोड की पावर है, कंपनी एक्ट से पढ़ते आ रहे हैं, क्या क्या है, प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एफिडेविट, समन एंड ओथ। तो सैबी को सिविल कोड की पावर है भाई। फिर उसके बाद सैबी टाइम टू टाइम डायरेक्शंस दे सकता है स्टॉक एक्सचेंज को, क्योंकि सैबी किसको रेगुलेट करता है, स्टॉक एक्सचेंज को। तो वो स्टॉक एक्सचेंज को टाइम टू टाइम वो दे सकता है डायरेक्शंस कि पीरियोडिकल रिटर्न सबमिट करो मेरे को, या फिर कोई रिकॉर्ड सबमिट करो, कोई इन्फॉर्मेशन दो मुझे, या फिर अमेंडमेंट्स कोई बाई लॉज में ला सकता है। डीलर लाइसेंस प्रोवाइड करना है डीलर्स को, तो वो प्रोवाइड करता है सैबी। सरफेजी एक्ट में हम ARC कंपनी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में पढ़ते थे, जो एक वो आप DT में भी पढ़ते हैं, SPV
स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो जो ये ARC कंपनीज होती हैं इनको भी जो अगर ये सिक्योरिटीज़ इशू करना चाहती हैं अपने QIB को, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, तो उन्हें सिक्योरिटीज़ इशू करने के लिए पहले SEBI की परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये SEBI के फंक्शंस हुए स्टॉक एक्सचेंज को लेके। प्रोस्पेक्टस इशू करना है तो SEBI की रेगुलेशन के अंडर करना पड़ेगा, SEBI की जितनी भी रेगुलेशंस है उनका कंप्लाई करना पड़ेगा और SEBI से परमिशन भी लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद SEBI पेनल्टी लिवाई कर सकती है या फिर SEBI टाइम टू टाइम डायरेक्शंस दे सकती है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के लिए SEBI टाइम टू टाइम डायरेक्शंस दे सकती हैं, सिक्योर करती है प्रॉपर मैनेजमेंट को और इंटरमीडियरी को रेगुलेट करती है, और कोई अनड्यू एडवांटेज ले रहा है तो उस पर पेनल्टी भी लगाती है। तो SEBI का ये काम है कि टाइम टू टाइम मार्केट में डायरेक्शंस इशू करना। फिर उसके बाद 11AA आता है हमारा CIS स्कीम। ये क्या बोलता है CIS स्कीम? कि एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है। ये स्कीम क्या है, जैसे UTI म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स होते हैं ना, थोड़ी सी वैसी कह सकते हैं हम। इसमें क्या है कि जो पैसा हमने मार्केट से उठाया है जिस चीज़ के लिए, उसी चीज़ में यूटिलाइज होगा पूरा पैसा, और जितना भी प्रॉफिट आएगा हम सारा यूनिट होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कुछ अपना कमीशन चार्ज करके जिसने वो स्कीम लॉन्च की है वो। फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टी वगैरह इस स्कीम के अंडर ली जाएगी वो उसी इन्वेस्टर के बिहाफ पे ली जाएगी, और इन्वेस्टर डे टू डे कंट्रोल नहीं कर सकता, मैनेजमेंट मैनेज वही करेगा जिसने स्कीम लॉन्च किया है। फिर उसके बाद गाइडलाइंस वगैरह फॉलो करनी पड़ेगी। ये एक्सेप्शंस है, इन पे स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद ये रीड कर लेना आप। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, हम जो कंपनी एक्ट में पढ़ के आए थे ना, इन्वेस्टिगेशन थोड़ा थोड़ा वैसा ही साउंड करता है। SEBI इन्वेस्टिगेशन कब करवा सकता है, कौन से ग्राउंड पे? मार्केट में कुछ सही नहीं हो रहा, तो इन्वेस्टर के साथ कुछ सही नहीं हो रहा या इंटरमीडियरी कुछ गलत काम कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, SEBI के मेजर्स क्या हैं? SEBI के मेजर्स क्या है, मतलब SEBI एक्शंस क्या क्या ले सकता है? तो SEBI सस्पेंड कर सकता है ट्रेडिंग, सस्पेंड कर सकता है किसी ऑफिस पीरियड को, रिस्ट्रेन कर सकता है पर्सन्स को ट्रेडिंग करने से, इम्पाउंड कर सकता है उनकी सिक्योरिटीज़ को, और अटैच कर सकता है बैंक अकाउंट या प्रॉपर्टी को कितने दिन के लिए? 90 डेज़ के लिए, और स्पेशल कोर्ट की परमिशन के साथ ये अटैचमेंट होएगी। तो हमारा SEBI क्या क्या काम कर सकता है? सस्पेंड कर दिया ट्रेडिंग से, सस्पेंड कर दिया ऑफिस बिहेवियर को, रिस्ट्रेन कर दिया किसी पर्सन को, और इम्पाउंड कर ली किसी की सिक्योरिटीज़, और अटैच कर सकता है बैंक अकाउंट या प्रॉपर्टी फॉर द मैक्सिमम 90 डेज विद द परमिशन ऑफ स्पेशल कोर्ट। तो ये SEBI के मेजर्स हैं अगर आ जाएं पेपर में तो। और SEBI जो भी अमाउंट कलेक्ट करता है ये मेजर्स करके, तो वो अमाउंट कहाँ जाएगी? IPF में, और ये अमाउंट यूटिलाइज किसके लिए होगी? इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए। फिर कस्टडी का पीरियड क्या रहता है? अगर कोई रजिस्टर रिकॉर्ड कस्टडी में ले लिया SEBI ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन तो 6 महीने का रहता है। अगर SEBI एंटर सर्च सीज करना चाहता है तो अगेन वही स्पेशल कोर्ट की परमिशन से करेगा, और यहाँ पे कस्टडी का पीरियड रहता है टिल द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है तो आप 6 महीने तक इम्पाउंड कर सकते हो। अगर आप एंटर सर्च सीज करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो आप टिल द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन तक इम्पाउंड कर सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। फिर उसके बाद 11D रहता है कि सीज कर सकते हैं, डिसीज कर सकते हैं। सीज मतलब किसी को रोकना, डिसीज मतलब बोन करना। अगर किसी ने एविडेंसेस के साथ MF दास किया, MF दास का मतलब क्या? म्यूटिलेटेड, फॉल्सिफाइड, ऑल्टर, सिक्रेटेड, डिस्ट्रॉयड। अगर ये किया है अगर किसी ने, तो SEBI उसको डिसीज या फिर सीज कर सकता है। तो ये है पावर्स ऑफ SEBI। सिविल कोर्ट की पावर, डायरेक्शन देना स्टॉक एक्सचेंज को, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में पेनल्टी लिवाई कर सकता है इंटरमीडियरी पे और जो जिसने भी फ्रॉडुलेंट वर्क किया है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कर सकता है अपनी मर्जी से किसी पे भी, मेजर्स हैं उसके, एक्शंस क्या क्या ले सकता है। फिर उसके बाद हमारा इम्पाउंड 6 महीने तक कर सकता है। एंटर सर्च सीज कर रहा है टिल द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इम्पाउंड हो सकता है, पर उसमें आपको स्पेशल कोर्ट की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। डन। 12 बोलता है SEBI से रजिस्ट्रेशन लेंगे। अगर किसी ने भी सिक्योरिटी में डील करना है तो उसे SEBI के अंडर रजिस्टर होना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मैन्युपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस, ये क्या है? एक वर्ड आता है इनसाइडर ट्रेडिंग, एक आता है मैन्युपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है अनपब्लिश्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक करना। अनपब्लिश सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, अनपब्लिश मतलब जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश नहीं होनी चाहिए, और सेंसिटिव बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और उसको हमने लीक कर दिया तो उसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। और मैन्युपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ करना होता है कि हमने कोई ऐसे डिवाइसेस यूज़ किए हैं, फ्रॉडुलेंट डिवाइसेस, जिससे स्क्रीन पे कोई और रेट दिख रहा है और एक्चुअल में है कोई और रेट, जिससे हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो उन डिवाइसेस को बोला जाता है मैन्युपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है।
तो उसके बाद सेबी इनको फ्रॉडुलेंट मैनर में इनको रोक लगाता है और इन पे पनिश करता है। तो 12 ये बोलता है। 13 है सेबी के अकाउंट C&AG ऑडिट करता है। सेबी के क्रेडिट में जो फंड्स उसके पास आए हैं वो आते हैं, और डेबिट में क्या आती हैं, सैलरी और इन्वेस्टिगेशन के खर्चे वो आते हैं। पनिशमेंट हमारी बहुत सारी हैं, तो हमने 2 पनिशमेंट याद करनी है, आपने 2 करनी है, स्टॉक ब्रोकर पे और इनसाइडर ट्रेडिंग पे। स्टॉक ब्रोकर पे 3 पनिशमेंट लग सकते हैं, या तो उसने एक्सेस में ब्रोकरेज ले ली, या कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं किए, या डिलीवरी पेमेंट में फेल कर दिया। अगर उसने एक्सेस में ब्रोकरेज ले ली तो मोर देन 1 लाख एक्सटेंड टू 5 टाइम ऑफ ब्रोकरेज विच एवर इज हायर। तो मोर देन 1 लाख और 5 टाइम ऑफ ब्रोकरेज विच एवर इज हायर। अगर कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं किए तो 1 लाख और मोर, ध्यान रखना या मोर देन नहीं है, 1 लाख और मोर एक्सटेंड टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक लग सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारी डिलीवरी पेमेंट में फेल किया है, तो अगेन यहाँ पे क्या है, मोर देन 1 लाख विच एक्सटेंड टू 1 करोड़, पर 1 लाख पर डे लगेगी। मोर देन 1 लाख है, 1 लाख पर डे लगेगी, पर एक्सटेंड कितनी हो सकती है, 1 करोड़ तक। ठीक है, तो ये थी ब्रोकर पे। इनसाइडर ट्रेडिंग पे मोर देन 10 लाख, 25 करोड़, 25 करोड़ मैक्सिमम है, और 3 टाइम ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर। तो मिनिमम है मोर देन 10 लाख, मैक्सिमम है 25 करोड़ और 3 टाइम ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर। फिर उसके बाद अपील का पार्ट आता है। अपील के पार्ट में क्या है कि असेसिंग ऑफिसर जो है वो पनिशमेंट डिसाइड करता है किन बेसिस पे, अमाउंट ऑफ लॉस, अमाउंट ऑफ गेन और रिपीटिशन ऑफ ऑफेंस के बेसिस पे पनिशमेंट डिसाइड होती है, और ये पनिशमेंट सेबी इंक्रीज कर सकता है पर डिक्रीज नहीं कर सकता। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हम किसके पास जाएंगे पनिशमेंट लगने के पास, तो इसका अपना एप्लीकेंट ट्रिब्यूनल है सैट, सिक्योरिटी एप्लीकेंट ट्रिब्यूनल, इसका अपना एप्लीकेंट ट्रिब्यूनल है सैट। हम वहाँ पे जाएंगे और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो पहले रोते रोते कहाँ जाएंगे हम, 45 + 45 डेज में विद सफिशिएंट को सैट के पास, जो 6 महीने में डिस्पोज ऑफ कर देगा अपनी अपील, और सुप्रीम कोर्ट के पास 60 + 60 डेज में। फिर सैट में कितने मेंबर होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर। 3 मेंबर होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर, टेक्निकल मेंबर। अब ध्यान रखना ये हम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि सैट में कितने मेंबर होते हैं, सेबी में हम कर चुके हैं कि 9 मेंबर्स होते हैं, तो वो मिक्स मत करना आपस में बिल्कुल भी। सैट में कितने होते हैं, प्रिजाइडिंग, जुडिशियल, टेक्निकल। अब इनकी एलिजिबिलिटी बता रखी है। प्रिजाइडिंग कौन बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट का जज विद 7 ईयर एक्सपीरियंस। तो या तो सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या हाई कोर्ट का जज विद 7 ईयर एक्सपीरियंस। जुडिशियल कौन बन सकता है, हाई कोर्ट का जज विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। और टेक्निकल कौन बन सकता है, सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ MCA, या फिर किसी भी फील्ड में आपको 15 साल का एक्सपीरियंस है तो आप जुडिशियल मेंबर भी बन सकते हो सैट के। फिर उसके बाद अपॉइंट कौन करता है, तो अपना प्रिजाइडिंग और जुडिशियल कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और टेक्निकल कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। अब सिलेक्शन कमेटी की कंपोजिशन दे रखी है, 3 कंपोजिशन आपको ध्यान रखनी है, सेबी की, सैट की और सिलेक्शन कमेटी की। सिलेक्शन कमेटी की कंपोजिशन क्या है, सैट का एक तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, 1 मेंबर MCA से, 1 मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, 1 मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से। तो एक मेंबर मिनिस्ट्री से ले लिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से। अदर इन्फॉर्मेशन क्या है कि सैट का मेंबर कौन नहीं बन सकता, अगर वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है एरडा में, पेंशन फंड में, या फिर किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी में, या फिर सेबी का ही सीनियर मेंबर है तो उस पर 2 ईयर का कूलिंग पीरियड लगेगा, 2 साल बाद वो सैट का मेंबर बन सकता है अगर वो ये पोजीशन होल्ड करता है आफ्टर रेजिग्नेशन। टेन्योर क्या है सैट के मेंबर का, 2 टर्म्स का रहता है, 5 + 5 ईयर्स का, मैक्सिमम एज 70 ईयर है। और सेबी के क्या थे, 5 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे 70 ईयर एज है हमारी मैक्सिमम। कब रेजिग्नेशन इफेक्टिव माना जाएगा, इंपॉर्टेंट है, 3 महीने सक्सेसर और 70 ईयर विच एवर इज अर्लियर। 3 महीने का नोटिस, या आपके बदले जो नया बंदा आना था वो आ गया, या फिर आपका 70 ईयर कंप्लीट हो गया विच एवर इज अर्लियर। रिमूवल के ग्राउंड सेम है, इंसॉल्वेंट, अनसाउंड माइंड, कन्विक्टेड, तो ये हमारे सेम ग्राउंड है, अब्यूज्ड हिज पोजीशन, ये नॉर्मल है। नेक्स्ट मिसलेनियस पार्ट में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग कौन से ऑफेंस होते हैं, जो और वाला या फिर फाइन ओनली है, या तो सिर्फ आप पे फाइन लगा है, पैसा लगा है, या फिर और वाला जेल और फाइन और बोथ, ये वाले ऑफेंस कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड मतलब इम्यूनिटी मिलती है, आपकी पनिशमेंट रिड्यूस हो सकती है।
फिर उसके बाद रिकवरी कैसे करवाएंगे हम, अगर मान लो कोई बंदा पनिशमेंट के जो अमाउंट है वो दे नहीं रहा तो रिकवरी कैसे होएगी, बैंक अकाउंट सीज कर देंगे उसका, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे उस पर्सन को और रिसीवर अपॉइंट कर देंगे। और जो प्रॉपर्टी उसने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में अपने बच्चों को या अपनी वाइफ को या अपने रिलेटेड पर्सन को दिया तो वो प्रॉपर्टी भी अटैच होएगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा SEBI एक्ट, छोटा सा है, इजी है, करोगे तो हो जाएगा और अच्छी वेटेज रखता है पेपर में, सब्जेक्टिव में आता है, MCQ भी कवर करता है, तो आपको करना चाहिए। सकरा भी हट चुका है तो SEBI तो ज़रूर करना चाहिए। और जो हमारा SEBI लोडर है वो हम कहाँ कवर अप करते हैं, ऑडिट में। जब हम ऑडिट में चैप्टर करेंगे ऑडिट कमेटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और SEBI LODR, तो हम वहाँ कवर कर लेंगे ये वाला पूरा चैप्टर। ठीक है, तो अब मैंने आपको मामला, आर्बिट्रेशन और SEBI ये 3 चैप्टर करवा दिए हैं, इन 3 का आपका रहेगा टेस्ट अब। ओके डन, ओके थैंक यू।